नमस्ते। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसान बनाकर पेश करते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो काफी विवादास्पद है, लेकिन उतनी ही आकर्षक भी। शक्ति के 48 नियम। देखिए, प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन, यही शक्ति का आधार है। तो चलिए शक्ति के 48 नियम की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये किताब बताती है कि पावर के ना अपने कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को समझना हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आखिर इस इतनी प्रभावशाली किताब के पीछे का मूल विचार है क्या? इस किताब का दर्शन ये है कि पावर वो एक खेल है। मतलब इसका अच्छे या बुरे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सफलता अच्छे इरादों से नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार के पैटर्न को अच्छे से समझने और उस पर महारत हासिल करने से मिलती है। तो ये रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है। सोचने वाली बात है ना? अच्छा, इन नियमों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? इतिहास की कुछ दिलचस्प कहानियों को देखना। तो चलिए पूरे 48 में से हम 3 खास नियमों की एक झलक देखते हैं। तो हमारा पहला नियम है, अपने मालिक से आगे ना निकलें। ये एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर कर जाते हैं और इससे बचना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपने अपने से ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को असुरक्षित महसूस करा दिया तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है निकोलस फूके, फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री। उन्होंने एक ऐसी शानदार पार्टी दी कि खैर उनका सोचना था कि इससे राजा खुश होंगे, उन्हें लगेगा कि फूके कितने जरूरी हैं, उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राजा को लगा कि उनकी शान में गुस्ताखी हुई है कि फूके उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी के ठीक अगले ही दिन फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल उन्होंने जेल में अकेले काटे। ये एक बहुत ही कठोर सबक था कि अपने मालिक पर कभी हावी नहीं होना चाहिए। लेकिन हर कोई ये गलती नहीं करता। अब देखिए महान वैज्ञानिक गैलीलियो को। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चालाक रास्ता अपनाया। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चांद खोजे तो सारा श्रेय खुद लेने की बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ये खोज मेडिची परिवार को समर्पित कर दी। उन्होंने उन 4 चंद्रमाओं को मेडिची परिवार के 4 बेटों से जोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने ये दिखाया कि ये तो मेडिची परिवार की महानता का प्रतीक है, जिससे पूरे इटली में उनकी शान और बढ़ गई। तो यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे देखते हैं। फूके ने अपनी चमक दिखाई और उन्हें जेल मिली। वहीं गैलीलियो ने समझदारी से अपने मालिक को चमकाया और उन्हें उम्र भर का संरक्षण और सफलता मिली। अच्छा, तो जिस तरह अपनी प्रतिभा को गलत तरीके से दिखाना खतरनाक है, ठीक उसी तरह अपने असली इरादों को छिपाना भी पावर गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं नियम नंबर 3 पर। ये नियम कहता है कि लोगों को हमेशा अंधेरे में रखो। अपने कार्यों के पीछे का असली मकसद कभी जाहिर मत करो, क्योंकि अगर उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं तो वो अपना बचाव करने की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ओटो वॉन बिस्मार्क। वो जर्मनी को एक करना चाहते थे और इसके लिए ऑस्ट्रिया को हराना जरूरी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि प्रशिया की सेना उस वक्त जंग के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें वक्त चाहिए था। तो जब सब जगह जंग का माहौल था, बिस्मार्क ने संसद में कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने जंग के खिलाफ एक जोरदार भाषण दिया, ऑस्ट्रिया की तारीफ की, शांति की बातें की। जरा सोचिए, जो जंग के सबसे बड़े समर्थक थे वो ही शांति की बात कर रहे थे। इससे उनके दोस्त और दुश्मन सब उलझन में पड़ गए। और ठीक यही तो बिस्मार्क चाहते थे। ये एक लंबी योजना थी। पहले उन्होंने शांति का समर्थन करके राजा का विश्वास जीता, जिससे उन्हें शक्ति मिली। फिर उस शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने सालों तक चुपचाप अपनी सेना को मजबूत किया, और जब सही वक्त आया तब उसी मजबूत सेना के दम पर ऑस्ट्रिया को हरा दिया और जर्मनी को एक कर दिया। देखा, अपने असली इरादे को छिपाकर उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल की। अच्छा, एक सवाल है, क्या हर तरह का ध्यान अच्छा ध्यान होता है, भले वो नकारात्मक क्यों न हो? हमारा अगला नियम कहता है हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्यों। इस नियम का मूल विचार ये है कि नज़रअंदाज किया जाना, गुमनामी में खो जाना सबसे बुरा है। इससे तो बेहतर है कि लोग आपकी बुराई करें, आप पर हमला करें, लेकिन कम से कम आप लोगों की नज़रों में तो रहेंगे। भीड़ से अलग दिखो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
और इस नियम के सबसे बड़े माहिर थे पीटी बार्नम। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ पता थी कि उनके सर्कस को सफल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, चर्चा में बने रहना। वो जानते थे कि एक बार लोगों की नज़र किसी पर पड़ जाती है तो उसे एक अलग ही अहमियत मिल जाती है। और उनके तरीके देखिए, कितने अजीबोगरीब थे। कभी एक आदमी को काम पर रखा जो बस सड़क पर ईंटें रखता और उठाता था, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती। कभी इतना बुरा संगीत मुफ्त में बजवाया कि लोग उस शोर से बचने के लिए उनके संग्रहालय का टिकट खरीद लेते थे। यहाँ तक कि वो अपने ही शो के खिलाफ अखबारों में लिखते थे ताकि उनका नाम चर्चा में बना रहे। मतलब उनका मकसद साफ था, लोगों पर ध्यान खींचना, चाहे जैसे भी हो। तो इन सारी अलग अलग ऐतिहासिक कहानियों को आपस में जोड़ने वाली आम बात क्या है? देखिए, शक्ति के ये नियम जबरदस्ती या ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान के बारे में है। ये दिखावे, लोगों की सोच और उनकी भावनाओं जैसे कि घमंड, शक या मनोरंजन की जरूरत, इन सबको अच्छे से संभालने का खेल है। चाहे सामना एक राजा से हो, संसद से या आम जनता से, शक्ति हमेशा दिखावे का ही एक खेल है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये नियम इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक है या फिर बस दूसरों को अपनी बातों में फंसाने का एक तरीका? ये किताब शक्ति के उस विवादास्पद नज़रिए की एक झलक देती है और हमें शक्ति के असली स्वरूप पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।